हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आवाज़ आ रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? स्टार्ट करें। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? सही है आवाज़? चैप्टर 7 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 44। किसी क्वेश्चन में डाउट? अप टू 36 हो गया था, है ना? 37, 38, 37 हमने क्लास में किया था। 38 हो जाएगा। 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। किसी क्वेश्चन में डाउट? अप टू 44, अप टू 44 किसी क्वेश्चन में डाउट? मिसलेनियस एक्सरसाइज किसी क्वेश्चन में डाउट? किसी क्वेश्चन में डाउट? कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर बोलो, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव करते हैं। सबका हो गया? ठीक है, विशाल, अरुणिता, मम्पा, कंप्लीट है सबका? चलो ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ठीक है, कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी टाइम है, अभी टेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको पूछ लेना, क्योंकि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। डाउट स्टार्टिंग का टाइम हम लोग डाउट्स के लिए ही रख रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करते रहो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग उसको। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में डाउट? नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे। 8.1 कंप्लीट हो चुका है सबका। ठीक है, क्लास में हमने सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 8.2, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 क्वेश्चन मिले थे। तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है? फर्स्ट में सर्कल है और एक पैराबोला का इक्वेशन है। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में एग्जांपल के लिए बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ना? तो कर्व हमारे पास कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। सर्कल का इक्वेशन दिया होता है तो हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। याद होगा आपको, इसका सेंटर कितना होगा? 1,0 और रेडियस कितना होगा? 1। इस वाले का सेंटर कितना होगा? ठीक है, 11th वाले कॉपी में देख लेना
कि रेडियस और सेंटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, बस रेडियस और सेंटर आपको निकालना आना चाहिए सर्कल का। ठीक है, तो ये हमने रेडियस और सेंटर निकाल लिया। इसको हम अगर ग्राफ पे ड्रॉ करें और देखते हैं कि कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, तो एक सर्कल है हमारे पास 1 यूनिट का जो कि सेंटर पे उसका है, और इसका ये पॉइंट 1,0 ही है ना, और एक सर्कल है जो इसका सेंटर ही 1,0 है और ये इस तरीके से जाएगा। तो दोनों के बीच का एरिया कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, हमें एक चीज यहां पे ये दिखाई पड़ रही है कि ये चीजें क्या है, सिमेट्रिक है ना। तो अगर सिमेट्रिक है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली 2 टाइम्स हम कर लेंगे। तो हम नीचे वाले का एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस हम ऊपर वाले का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होगा, है ना। लेकिन हम इंटीग्रेशन यहां पे डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, है ना। यही चीज मैंने स्टार्टिंग से अब तक आपको समझाया है कि कैसे हमें एलिमेंट चूज करना है। तो देखो, अगर यहां पे आप कोई एलिमेंट चूज करते हो इस तरीके का, है ना, तो यहां से हम x डिस्टेंस पे गए और dx का एलिमेंट चूज किया, तो ये एलिमेंट तो ठीक है, हमने एलिमेंट ले लिया x डायरेक्शन में, लेकिन बताओ कि क्या ये एलिमेंट सही है या नहीं है। तो देखो, ये एलिमेंट का अपर लिमिट इस वाले कर्व पे है ना। इसको मैं सर्कल C1 और इसको मैं C2 बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा C1 है, तो ये अपर पार्ट C1 पे है और लोअर पार्ट x एक्सिस पे है। इसको जब आगे मूव कराएंगे तो ये सिर्फ इसी पॉइंट तक वैलिड है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। अगर आप यही एलिमेंट आप इस तरफ बनाओगे तो इस तरफ में देखो कि क्या इसका अपर पार्ट C1 पे है, नहीं है। अब ये कहां पे चला गया, C2 पे चला गया। तो ये एलिमेंट सेम एलिमेंट क्या होगा, काम नहीं करेगा। लेकिन ये कहां तक काम करेगा, इस पॉइंट तक काम करेगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना। इसका मतलब हमें अपने इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। dx तो हम लेंगे ही x डायरेक्शन में, लेकिन सिंपली हमें 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखना है। फर्स्ट पार्ट में ये वाला y होगा और ये y कहां से निकलेगा, C1 से। तो C1 का y कितना है, 1 माइनस, इसको मैं अलग करके लिखता हूं, इसका y कितना है, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट ओवर dx, है कि नहीं। और प्लस दूसरा, जब हम एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए y कहां से निकलेगा, C2 से, जब हम एलिमेंट को यहां पे चूज करेंगे, है ना। तो ये एलिमेंट यहां से यहां तक वैलिड होगा और पहला वाला एलिमेंट यहां से यहां तक वैलिड है। तो सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए जब हम लिखेंगे तो इसके लिए y कहां से निकलेगा, C2 से, और ये y हम कितना लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब लिमिट पे आ जाते हैं, ये लिमिट तो 0 है ही, x डायरेक्शन में पहले हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो, है ना। तो किसी ने कैलकुलेट किया था y की वैल्यू कितनी आ रही है, क्वेश्चन नंबर 2 का x और x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, किसी को आइडिया है। कितना आएगा, 1,1 1,1 नहीं होगा। ठीक है, पुट कर लो, इसमें कितना होगा, किसी ने कैलकुलेट किया है, अरुणिता, विशाल। तो देखो, पुट करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1/2, 0। तो हम y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे क्योंकि हमने x में एलिमेंट लिया है, तो सिंपली हम x से एलिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो कहां से कहां तक होगा, 0 to हाफ और हाफ टू 1। ठीक है, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है अरुणिता, हो जाएगा। अब बाकी तुमने कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक्स किया होगा, ठीक है, तब वो चीज नहीं निकल रहा होगा। बाकी इंटीग्रेशन यही है ना, सिंपल फॉर्मूला पुट करो और आंसर कैलकुलेट करो।
ठीक है, इससे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये 2 जो है वो कंप्लीट इंटरवल में 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, ट्राई करना एक बार, भेजना मुझे, अगर नहीं हो रहा है फिर से तो फिर से ट्राई करना। ठीक है, अगर आंसर सिर्फ आंसर का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हमें इतना तक तुम्हारा सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है ना, आंसर में तो आंसर मैं बाद में चेक कर दूंगा। ठीक है, भेजना एक बार फिर से मुझे, तो मैं सॉल्व करके आंसर इसका निकाल के भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे 3-4 टाइप के कर्व है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा एक कर्व है y इक्वल टू एक्स, तीसरा एक कर्व है x इक्वल टू 0 एंड फोर्थ x इक्वल टू 3। पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को प्लॉट करते हैं, है ना। प्लॉट करना आता है, याद होगा आपको, है ना। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0,2, और ये किसका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम वर्टेक्स निकालना आपको आता है ना, लास्ट क्लास में आपको बताया था हमने। तो ये किस टाइप का इक्वेशन होगा, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का है। पहले हम अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट कर लें तो उसमें बस 2 ही तो ऐड हुआ है कि नहीं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा कुछ होता है, याद है आपको, है ना। और इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो हमारा कर्व कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ कर्व मैंने बताया था आपको। तो ये हमारा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर, थ्री का आंसर 21/2। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, मैच कर रहा है। अगर हमें पता करना है कि ये चीज है, तो एक तो पॉइंट x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है ना, और दूसरा x इक्वल टू 3 है, और एक इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको जब इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं है क्योंकि इसका d कितना है, बी स्क्वायर माइनस 8, डी नेगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों कर्व क्या है, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है ना, नो इंटरसेक्शन। क्लियर है, इस दोनों का क्या है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कि जो कर्व होगा हमारा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो पता चला कि हमने कैसे पता किया कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर रहे हैं, पहले हमने चेक किया कि इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। थर्ड है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया, y एक्सिस, और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 कहां पे होगा, यहां पे कहीं पे होगा, ये x इक्वल टू 3 है। तो तीनों कर्व के बीच में रीजन कौन सा बाउंड है, ये वाला रीजन है। तो हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अरुणिता आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये रीजन बाउंड करना है। फिर से क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे जाके dx का एक इतना सा ही एलिमेंट लेंगे जो इन दोनों पार्ट पे हो। ठीक है, और पहले चेक करें कि ये एलिमेंट जो है वो वैलिड होगा या नहीं। तो देखो इसको मूव कराओगे तो ये हमेशा अपर वाले कर्व पे ही लाई कर रहा है और लोअर पार्ट हमेशा इस पे लाई कर रहा है। तो इस रीजन से इस रीजन में ये एलिमेंट क्या है, वैलिड है। तो जब हम एरिया लिखेंगे तो एरिया कितना होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक, तो 0 से 3, और ये हाइट कितना हो जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व का y कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और लोअर कर्व का y कोऑर्डिनेट कितना है, x। तो ये इंटीग्रेशन हमें कंप्लीट करना है ना। तो ये हमारा सिंपल एरिया यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्लियर है, तो एरिया बिटवीन दी कर्व निकालने का मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
करना कुछ भी नहीं है, बस सिंपल ग्राफ को प्लॉट करो और देखते जाओ कि कहां कहां पे हमें एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी और कहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कौन सा रीजन हमें चाहिए, कौन सा रीजन नहीं चाहिए, बस ये मार्क करना होता है। अगर वो सही तरीके से मार्क कर पाओगे, आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट किसी पार्ट में कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, एक ट्रायंगल का वर्टिसेस हमें दे दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में यही दिया हुआ है। तो अब इसने 4 में क्या किया कि 3 वर्टिसेस इसने ड्रॉ करके दे दिए। तो हमने ये मान लिया कि ये 3 वर्टिसेस हैं, है ना, 1,3 और ये 3,2। ठीक है, तो ये 3 वर्टिसेस दिया हुआ, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसको एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है ही, याद होगा आपको, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि हमें इंटीग्रेशन यूज करके ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो जब इंटीग्रेशन की बात बोलेगा तो हमें फिर से क्या करना होगा, इसको पहले कर्व पे प्लॉट करना होगा, है ना। तो पहले सारे पॉइंट्स को कर्व पे मार्क कर लो, कहां कहां पे है, एक रफ आइडिया हमें मिल जाना चाहिए। पहला पॉइंट है -1,0, तो -1,0 यहां कहीं होगा। ठीक है, दूसरा है 1,3, तो 1,3 कहां पे होगा, यहां कहीं पे 1 होगा और इधर कहीं पे 3 मार्क कर लिया, तो ये 1,3 हो गया। और थर्ड पॉइंट है 3,2, तो 3,2 कहां पे होगा, ये 3 है और 2 इसके नीचे यहां कहीं होगा, तो ये 3,2 है। ठीक है, ये 1,0 है, ये 3,0, सबका एक्स कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लिया। अब देखो इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस तरीके का, है ना, ऐसा कुछ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब हमें जो एक्चुअली एरिया निकालना है वो ये वाले कर्व का एरिया निकालना है, और ये एरिया इसने निकालने के लिए बोला है इंटीग्रेशन के मेथड से, है ना। सिंपल उसने ट्रायंगल वाली जो प्रॉपर्टी हमने 10th में पढ़ी थी, वर्टेक्स वाला फॉर्मूला था हमारे पास एक, तो उससे ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप इंटीग्रेशन यूज करके ये एरिया कैलकुलेट करो। तो इंटीग्रेशन के लिए पहले हमें क्या चाहिए, कर्व पता होना चाहिए, है ना। तो हम कर्व कहां से निकालेंगे, तो देखो 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है और एक पॉइंट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम नाम डाल दें ए, बी और सी, तो ए बी का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन ऑफ ए बी, है ना, इक्वेशन ऑफ बी सी और इक्वेशन ऑफ ए सी, है ना। तो तीनों इक्वेशन आपको लिखना आता है, लाइन का इक्वेशन हमें लिखना आता है, याद है कि नहीं। तो पहले वाले का इक्वेशन क्या होगा, लाइन का स्लोप पहले निकाल लो, है ना। तो हम क्या लिख पाएंगे, y-3 इक्वल टू 3/2 इंटू x-1। कैसे लिखा, y-y2 इक्वल टू m इंटू x-x1, है कि नहीं। तो y-y1 इक्वल टू m टाइम्स x इंटू x1, तो ये लाइन का स्लोप हो गया। वैसे ही आप ये दोनों भी, तीनों भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो जब हमें इंटीग्रेट करना होगा तो पहले हम इस वाले का मान लेते हैं कि y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो y1 है ना। इसका जो आप इक्वेशन लिखोगे तो यहां से जो y निकल के आएगा उसको मैं y1 मान रहा हूं। ठीक है, यहां से जो आएगा इसको हम y2 मान रहे हैं और यहां से जो आएगा इसको हम y3 मान रहे हैं, है कि नहीं। y1 y2 y3 x का फंक्शन होगा, जैसे यहां से y निकालोगे तो ये कितना होगा, 3/2 x-1 प्लस 3, तो इसको हम y1 अभी के लिए बोल दे रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें यहां पे पता चले। तो देखो जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो पहला हमें एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट करना होगा, डायरेक्टली हम एक एलिमेंट अगर चूज करते हैं इस टाइप का, है ना, देखो इस टाइप का एलिमेंट अगर चूज करोगे आप तो डायरेक्टली हम ये एलिमेंट से लेके यहां से यहां तक एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
ये एलिमेंट सिर्फ कहां तक काम आएगा, इस वाले पार्ट तक, है कि नहीं। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हम क्या लिखेंगे -1 to 1, और ये हाइट कितना हो जाएगा y, ये वाला y माइनस ये वाला y, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कितना है y1 और लोअर कर्व कितना है y2, तो y माइनस y2 इंटू dx। y1 y2 आप निकाल सकते हो, ठीक है। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कर्व हमने देख लिया है कि सब एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक ना, तो पॉजिटिव वाला पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक करना होगा, और यहां पे जब एलिमेंट चूज करेंगे तो इसका हाइट कितना होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना। सॉरी, इसको y3 एज्यूम कर लो, तो y1 माइनस y3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे y2 माइनस y3 इंटू dx, है ना। तो ये हम इंटीग्रेशन के मेथड से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। y1 y2 निकालने में किसी को कोई डाउट हो रहा हो कि कैसे निकालना है, क्या करना है कि नहीं, ये सब में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सिर्फ लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन को ड्रॉ करो और इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लो और देखो कि y2 माइनस y1 कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। इजी सा पार्ट है ये सब, तो इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है, ठीक है। अब मान लो कि ये सब तो हमने देख लिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि देख लो असाइनमेंट में ये चीजें आएगा, अब ठीक है, असाइनमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने बस क्वेश्चन को फ्रेम करने का दूसरा तरीका होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, एक तो तरीका ये है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। मान लो हमने सर्कल का इक्वेशन लिया x² + y² = a², ठीक है। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, यानी ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट कर्व बन रहा है कि नहीं। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा, है कि नहीं। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये एरिया मार्क करना आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी वो लिख के दे देता है ना। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व, ठीक है। और यहां पे हमें इक्वेशन इस तरीके से देगा x² + y² < a², ठीक है। अब देखो यहां पे इसने इनइक्वालिटी दे दिया। इनइक्वालिटी जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस चीज को इक्वल पहले मान लो, है ना। जहां जहां पे इनइक्वालिटी का साइन है उसको पहले हटा के आप इक्वल एज्यूम कर लो। तो इसमें जब इक्वल एज्यूम करेंगे तो ये क्या होगा x² + y² = a², है ना। और इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये सर्कल का इक्वेशन होगा, ठीक है। अब क्या करो कि हमें एक्चुअली में ये इनइक्वालिटी चाहिए, है ना। तो इस रीजन में सबसे इजी वाला पॉइंट चूज कर लो, है ना। हमने लीनियर इनइक्वालिटी में इस टाइप का क्वेश्चन किया था, सेम मेथड हम यहां पे भी यूज कर रहे हैं। तो आप क्या करो 0 0 को इस वाले इक्वेशन में पुट करो, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो 0 जिस रीजन में होगा वो हमारा एरिया होगा, है कि नहीं। तो 0 0 जब पुट करेंगे तो ये कितना होगा a² > 0, यानी ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। इसका मतलब जो रीजन हमें चाहिए वो कौन सा रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन से तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है सिंपली इनइक्वालिटी दे देता है कि क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा। क्लियर है, आ रही है समझ में। तो क्वेश्चन ये असाइनमेंट में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इस चीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है ना। तो बस उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करने का तरीका होता है, ठीक है। अब हमने अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब एरिया कौन सा एरिया था, वो सब एरिया था जो जनरली एक्स एक्सिस के ऊपर ही था, है ना। हमने नेगेटिव वाला पार्ट कभी इंटीग्रेट ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें नेगेटिव वाला कर्व भी दिया हो, तो वहां पे हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो इन जनरल लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें कर्व दिया हो तो वो सिंपली उन्हें पता है कि हमें इंटीग्रेट करना है, तो वो क्या करते हैं जहां से जहां तक लिमिट दिया रहता है 0 से 2 पाई, और वो सिंपली फंक्शन को 0 से 2 पाई तक में इंटीग्रेट करके लिख देते हैं और बोलते हैं कि यही आंसर है। तो क्या ये आंसर होगा? ये आंसर क्या होगा? रॉन्ग है। ठीक है, ये आंसर क्या होगा? रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? क्योंकि जब आप इस कर्व को प्लॉट करोगे, इसलिए आपको बार बार ये बोला जा रहा है कि आप कर्व को प्लॉट करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा कर्व है कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई तक में। याद होगा आपको, ये कितना होता है? पाई बाई 2। ये कितना होता है? पाई। ये कितना होता है? 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, है ना। तो कभी भी हमें डायरेक्टली फंक्शन जो दिया हुआ हो, डायरेक्टली उसको x के लिमिट में इंटीग्रेट नहीं कर देना है। हमेशा ये 2 नहीं होता है। याद है कि ये चीज एरिया कब देगा? जब ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए? x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। जबकि यहां पे देखो, ये कर्व क्या है? कुछ पार्ट x एक्सिस के ऊपर है, कुछ पार्ट x एक्सिस के नीचे है। याद है? और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था तो ये वैल्यू कितनी मिली थी? 0। जबकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कर्व कुछ एरिया बाउंड कर रहा है, और जब कर्व आपको दिख जाए कि एरिया बाउंड कर रहा है तो वो एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता है कि नहीं? क्योंकि हम एरिया को ऐड कर रहे हैं। एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो इंटीग्रेशन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमें पहले कर्व को प्लॉट करना है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और एरिया लिखेंगे, तो क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा कर्व कहां से कहां तक पॉजिटिव है और कहां से कहां तक नेगेटिव है, तो जब हमें एरिया लिखना होगा तो एरिया हम क्या लिखेंगे? पहले हमें कहां से कहां तक करना होगा? 0 से पाई बाई 2 तक, है ना। 0 से पाई बाई 2 cos dx, क्योंकि इस वाले पार्ट में पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस दूसरा एरिया पाई बाई 2 से कहां तक करना होगा? 3 पाई बाई 2 तक। तो ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और फंक्शन अभी भी क्या है हमारा? cos x dx ही है, क्योंकि एलिमेंट आप चूज करोगे तो देखो ये एलिमेंट कंप्लीटली इस रीजन को बाउंड करेगा, है ना। तो cos x dx है। लेकिन हमें ये चीज पता है कि क्योंकि ये कर्व क्या है? x एक्सिस के नीचे है, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है? नेगेटिव में आने वाला आंसर, है कि नहीं? तो हमें ये चीज ऑलरेडी पहले से पता है। कैसे पता चला? क्योंकि ये कर्व x एक्सिस के नीचे था, तो x एक्सिस के नीचे जब इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या आता है? नेगेटिव आता है। और x एक्सिस के ऊपर के कर्व को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्लियर है? तो यानी ये वाला पार्ट नेगेटिव आने वाला है। लेकिन हमें इसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला, उसने इंटीग्रेट करने के लिए नहीं बोला है। तो क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने वाला है, इसलिए हमें इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? मॉड का साइन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। हमें एरिया ऐड करना है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को, जो एरिया है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सबको पॉजिटिव बना के ऐड करना है। ये पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस पार्ट नेगेटिव था, इसलिए हमने इसको मॉड लगा के पॉजिटिव बना दिया। और द पार्ट प्लस 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक, है ना। और यहां भी इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x dx होगा। यहां पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कर्व ऑलरेडी इस वाले पार्ट में क्या है? ऊपर है ना। तो जब कर्व आपका इस तरीके से हो तो हमें ये देखना है कि कहां पे हमारा कर्व नेगेटिव हो रहा है और कहां पे पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव वाले पार्ट को एरिया कैलकुलेशन के टाइम पे हमेशा मॉड लेके उसको सॉल्व करना है। डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को समझते नहीं है कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है। वो बस क्वेश्चन देखा, ठीक ना, और कर्व देखा और बस इंटीग्रेट कर दिया कि ये इंटीग्रेशन एरिया देगा, है ना। लेकिन ये चीज हमेशा ट्रू नहीं है।
इसलिए मैंने बोला कि हमेशा आप ग्राफ प्लॉट करो, और ग्राफ प्लॉट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा कर्व नहीं मिलेगा जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, बस आप प्लॉट करो और देखो कहां पे नेगेटिव है कहां पे पॉजिटिव है, सिंपल सी इतनी बात। इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा 1, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा 2। याद कर देख लेना इंटीग्रेट करके। ये अंदर वाली चीज क्या आएगा एक्चुअली में -2 आएगा, है ना, तो मॉड लेंगे तो +2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 1, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कैलकुलेट हम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में, यहां तक किसी को डाउट किसी पार्ट में कि कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर हम एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाला लेते हैं जिसमें इनइक्वालिटी दिया हो तो हमें उस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक चीज है कि आप एरिया को देख पाओ कि कौन सा एरिया निकालना है। ठीक है, एक बार आप उसको देख लोगे तो इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, वो सब कुछ हमने किया हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना वैल्यू कितनी आती है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय, इस तरीके से हमें गिवन है x, y सच दैट y लेस देन x² + 1। ठीक है, 3 टाइप का इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ है। पहला ये है, दूसरा है 0y लेस देन x + 1, और थर्ड है x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ है। इस 3 इनइक्वालिटी के बेसिस पे हमें पहले रीजन को बाउंड करना है ना। तो ये क्या बोला है कि रीजन हमें फाइंड करना था। हमें कैसे पता चल रहा है कि रीजन है, तो हमें किस रीजन का एरिया निकालना है जिसमें ये एक्स वाई लाई करे, है ना, और ये एक्स वाई किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो जस्ट अभी हमने बताया कि जब भी इनइक्वालिटी हो तो पहले आप क्या करो, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो। तो पहला वाला इक्वालिटी क्या होगा, y = x² + 1। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, है ना, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो उस वाले पार्ट को जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देख लेंगे। और यहां पे क्या है, x = 2। तो इन तीनों को जब आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। और ये सब ग्राफ तो हमें प्लॉट करना आता ही है कि नहीं, जस्ट हमने अभी प्लॉट किया था पहले। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार प्लॉट करते हैं। पहला वाला देखो क्या है, क्वाड्रेटिक है, 1 यूनिट का शिफ्ट है ना, तो y = x² ऐसा कुछ होता है। तो y = x² + 1 कैसा होगा, ऐसा होगा, तो ये हटा दिया हमने। तो ये y = x² + 1 का कर्व है। ठीक है, तो ये y = x² + 1 हो गया। दूसरा क्या है, y = x + 1। तो y = x + 1 क्या होगा, तो y = x + 1 जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है ना। देखो पहले कि ये वाला जो कर्व है ये कहां से क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे आप इजीली देख सकते हो कि कर्व है ना, ये पॉइंट कितना होगा 1,0 है ना। y को 0 कर दोगे तो x की वैल्यू हमें, सॉरी x को 0 कर दोगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 0,1। अब ये लाइन जो है, ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कहां कट करेगा, तो एक बार x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला, और y को 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा -1। यानी ये जो लाइन है ये इस कर्व को कट कर रहा है, यहां से जा रहा है ना। क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट किया है इसलिए हमें दिख जा रहा है कि ये चीज इसको कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते, सिंपली आप इन दोनों कर्व को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है।
तो इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0,1, यानी एक x 0 पे कट करेगा और दूसरा x कहां पे कट करेगा, इस 1 पॉइंट पे, 1,0 पे, है ना। हम y एक्सिस अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहां तक क्लियर। तो हमने इन दोनों कर्व को प्लॉट कर लिया, अभी हम रीजन मार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 कहां होगा, इस 1 के राइट हैंड साइड में होगा कहीं पे, है ना। तो 1 के राइट हैंड साइड में आप कहीं पे इसको प्लॉट कर लो, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे कहीं पे हमारा x की वैल्यू 2 है, तो ये हमने रीजन मार्क कर लिया, x इक्वल टू 2, क्लियर। अब देखो, अब आते हैं इनइक्वालिटी पे। तो हमने पहले ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन वाई, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रीजन है ये वाला रीजन है या इसके नीचे वाला रीजन है ना, क्योंकि कर्व को आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको अलग से प्लॉट करें यहां पे, तो देखो इस रीजन ने, इस कर्व ने इस कंप्लीट एक्स वाई एक्सिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एक ये वाला पार्ट है जो कैप है ना, और एक इसके बाहर वाला पार्ट है कि नहीं। तो हमें कौन सा पता चला कि ये वाला है या ये वाला, तो आपको सिंपली करना क्या है कि ओरिजिन को इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखना है, ठीक है। तो अगर हम 0,0 इसमें पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, 0 लेस देन 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट किया तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ गई, 0 इज लेस देन 1। और ये स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। इसका मतलब जिस रीजन में ओरिजिन होगा हमें वो रीजन चाहिए, है कि नहीं। तो हमारा रीजन कौन सा होने वाला आपको समझ में आ रहा है, ये वाला रीजन नहीं होगा, इसके बाहर वाला रीजन होगा। और इस बाहर वाले रीजन में ये क्या बोल रहा है, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। ये सेकेंड वाला इक्वेशन है, y ग्रेटर देन 0, यानी हमें सिर्फ कौन सा लेना है, इस x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट लेना है ना। तो सिर्फ रीजन हमारा कौन सा होगा, पहला वाला, ये रीजन कंप्लीट है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर तक आप जहां पे जा पाओ ये कंप्लीट रीजन हमारा है ना। तो x एक्सिस के ऊपर हमने सारे पॉइंट को मार्क कर लिया। दूसरा बोल रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसमें भी इनइक्वालिटी है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, ओरिजिन को पुट करेंगे। तो ओरिजिन जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1, फिर से सेम ट्रू इनइक्वालिटी है। इसका मतलब इस लाइन के किस तरफ वाला रीजन होगा, इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है, तो लाइन के इस तरफ में ओरिजिन कौन सा वाला पार्ट है, तो ये देखो डार्क वाला पार्ट है ना, ये डार्क वाला पार्ट है, ठीक है। और थर्ड बोल रहा है x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक ये एरिया है। तो देखो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, जब आप तीनों को प्लॉट करोगे तो इस वाले रीजन में, ये जो वाला रीजन है इसमें ये नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा है ना। तो इसको मैं फ्रेश करके प्लॉट करके आपको दिखाता हूं कि कौन सा रीजन हमें चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो जो रीजन हमें चाहिए वो रीजन एक्चुअली में कौन सा रीजन है, आप तीनों को प्लॉट करना और देखना कि कॉमन पार्ट कौन सा रीजन आ रहा है, ठीक है। तो देखोगे आपकी ये हमारा तीनों में क्या है, कॉमन रीजन है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक, है ना। तो हमने कर्व को प्लॉट करके देखा कि हमारा एक्चुअली रीजन कौन सा आ रहा है। तो यहां तक हमने कर्व प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का हेल्प लेके हमें बस कर्व सही तरीके से प्लॉट करना है, और एक बार कर्व प्लॉट हो गया, एरिया हमने मार्क कर लिया, अब तो बस इंटीग्रेशन है ना। तो इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, पहले हमें क्या करना होगा, इस रीजन में एक एलिमेंट लेना होगा। तो यहां पे अगर आप कोई एक एलिमेंट चूज करते हो इस टाइप का, ठीक है, रीजन को मैं हटा रहा हूं, और यहां पे हमने एक रीजन लिया, ये वाला एलिमेंट लिया इस वाला, तो इस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला होगा। क्या ये एलिमेंट इस पूरे रीजन के लिए वैलिड है ना। तो हमारा रीजन ये वाला रीजन है, तो क्या ये एलिमेंट इस पूरे रीजन के लिए वैलिड है, नहीं है। कहां तक वैलिड होगा, ये सिर्फ इस पॉइंट तक वैलिड होगा, क्योंकि इसके बाद अपर कोऑर्डिनेट कर्व नहीं रहा, ये लाइन बन चुका है ना। तो पहले हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना होगा, 0 से लेके 1 तक, और y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे।
तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस दूसरा वाला जब y होगा वो कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा 1 से 2 तक, और इस वाले y के लिए हम कौन सा y लेंगे, एलिमेंट हम इस तरीके से चूज करेंगे, है ना। तो y हमारा ये वाला होगा, इसका y कोऑर्डिनेट लाइन का, और लाइन का y कोऑर्डिनेट कितना है x प्लस 1, तो ये हमने x प्लस 1 dx किया, है ना। इसका मतलब जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है, और क्योंकि कर्व x एक्सिस के ऊपर है तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो कैसे हम यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। इनइक्वालिटी अगर दिया हुआ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इनइक्वालिटी बस आपको रीजन मार्क करने के लिए दिया होता है, ठीक है, और उसका कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं है कि ये इसने क्या दे दिया है, ठीक है। उस रीजन को पहले आप इक्वलिटी में चेंज करो और कर्व प्लॉट करके पर्टिकुलर पॉइंट्स पुट करके आप देख लो कि कौन सा रीजन हमारा मार्क होने वाला है ना। तो ये जो इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया होता है, इस टाइप का एक्सप्रेशन बस आपको एरिया मार्क करने के लिए दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई एरिया अंडर द कर्व की, ठीक है। तो इस चैप्टर में और लेक्चर में बस इतना ही कुछ है और कुछ भी नहीं है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की चीज है, ठीक है ना। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको एरिया उतने अच्छे तरीके से दिखेगा। स्टेप्स बस वही है ना। एक बार मैं स्टेप्स फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हमें स्टेप्स कौन कौन सा फॉलो करना है। पहला चीज है कि आपको कर्व को सही तरीके से प्लॉट करना है कि नहीं। एक बार कर्व प्लॉट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो उसको आप फाइंड कर लो। थर्ड, आप मार्क द रीजन, है ना। तो जो भी रीजन हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है वो रीजन आप मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद हमें एलिमेंट चूज करना है ना। तो सूटेबल एलिमेंट, है ना। तो ये एलिमेंट सूटेबल होना चाहिए, हमें किस रीजन से किस रीजन तक करना है वो करना है। और फोर्थ क्या है, इंटीग्रेशन। बस यही सारे स्टेप्स हैं। बस आप ये ध्यान रखो कि कर्व एक्सिस के ऊपर है नीचे है, कहां पे पॉजिटिव लेना है कहां पे नेगेटिव लेना है ना। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट जब आप चूज करोगे तो यहां पे आपको हाइट और विड्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जनरली हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग ही एलिमेंट को चूज करेंगे। एक्स इस तरफ जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके dx का हमें एलिमेंट चूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा y हो जाएगा। तो एरिया हम क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन y dx a to b, ठीक है। तो बस आप देखो कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। हमेशा ट्राई करो कि एलिमेंट आप इसी तरीके से लो, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग भी जाके ले सकते हो, वो मैंने बताया था आपको, लेकिन ट्राई करो इससे करने का। अगर इससे हो जाता है तो इजी है, ठीक है, सिंपल होगा, क्योंकि हमने सब कुछ अभी इसी के टर्म में किया है। 23/6 आ रहा है, 23/6 चेक करना, बाकी लोगों का कुछ आ रहा है क्या, 23/6, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, 23/6 आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेना, आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप ये 4 स्टेप कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और ये सब किसका एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का ही है ना। तो इंटीग्रेशन अगर आपका चैप्टर अच्छे तरीके से किया हुआ है तो आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये 3 चैप्टर आपका सिर्फ इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है कंप्लीटली, है ना। ये सब पूरा चैप्टर 3 चैप्टर इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो इसलिए इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, और कौन सा रीजन हमें मार्क करना है वो चीज हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, बस आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको करना क्या है, एक्सरसाइज और चैप्टर 7 का जिसका बाकी है, ठीक है,
चैप्टर 7 मिसलेनियस कंप्लीट करना है। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन बाकी हो। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी जिसका बाकी हो वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, और 8.2 भी आपको क्या करना है, अब कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन कर चुके हो, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैंने क्लास में बता दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 3-4 क्वेश्चन ही है करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट करो। इसके बाद नेक्स्ट जो इनडेफिनिट और जो डेफिनिट इंटीग्रेशन हमने किया था, है ना, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का टेस्ट ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को कौन सा तारीख है, मंडे को 20 है ना, 20 जुलाई, 20 जुलाई। तो इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी सिर्फ डेफिनिट का, ठीक है, इनडेफिनिट वाला पार्ट उसमें यूज हो सकता है, लेकिन उसमें लिमिट की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज टेस्ट हमें मंडे को रखना है। ठीक है, तो आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, आराम से आप कंप्लीट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो अभी नहीं होगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग एक फ्राइडे को रखेंगे। ठीक है, थर्सडे या सैटरडे को रखेंगे। 2-3 दिन आप लोग क्वेश्चन बस करो। ठीक है, आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप क्वेश्चन कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास हम लोग सैटरडे को रखेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, तो मैं सैटरडे को पूछ लूंगा, अगर कुछ डाउट वगैरह है तो हम लोग सैटरडे को नेक्स्ट क्लास रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मे बी ऑन सैटरडे। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो, क्वेश्चंस में डाउट है इस चैप्टर में, डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कहीं से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज मिसलेनियस के चैप्टर और चैप्टर 7 में कहीं से भी, एक्सरसाइज 1 से लेके 11 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें से देखना कि कोई भी चैप्टर में पर्टिकुलरली डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई डाउट हो। एक्सरसाइज 8.1 में एरिया अंडर द कर्व, एक्सरसाइज 8.2 में एरिया अंडर द कर्व में किसी में कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर डाउट है तो सैटरडे को हम लोग क्लास रखेंगे, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन करो, है ना, और किसी में कोई डाउट होता है तो मुझे बताना कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो हम लोग फिर एक एक्स्ट्रा क्लास रख के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसी के साथ कॉम्बिनेशन में ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे के बाद। ठीक है, तो आप लोग ये कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो याद रखना मंडे को टेस्ट होगा, टाइम वगैरह मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आप इसको आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो। ठीक है, चलो बाय।